प्लेन क्रैश को 10 दिन हो चुके थे। बर्फ के पहाड़ पे 45 में से सिर्फ 16 लोग बचे थे। खाने को कुछ भी नहीं बचा था। सीट की रुई, चमड़ा खाकर इनकी तबीयत बद से बदतर हो रही थी। इनके पास एक ही रास्ता बचा था, क्रैश में मरे लोगों के मांस को खाना, जिसे कैनिबलिज्म, नरमांस भक्षण कहते हैं। मनुष्य के मांस को खाकर ही ये लोग 72 दिनों तक पहाड़ में जिंदा रह पाए। ये कहानी है दृढ़ निश्चय और उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल की। देखते रहिए। तेरह अक्टूबर 1972 को यूरुग्वायन एयरफोर्स की एक चार्टर फ्लाइट यूरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से निकलकर चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए रवाना होती है। फ्लाइट पर कुल 45 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से 19 लोग यूरुग्वे की क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम के प्लेयर्स, उनके रिश्तेदार और दोस्त होते हैं। ये एक रग्बी मैच के लिए चिली जा रहे होते हैं। प्लेन 4 साल पुरानी थी और 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। उसे अंडर ट्रेनिंग को पायलट उड़ा रहे होते हैं। सैंटियागो पहुंचने के लिए उन्हें एंडीज पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज के ऊपर से जाना होता है। उड़ा रहे को पायलट बची हुई फ्लाइट की डिस्टेंस को गलत कैलकुलेट करते हैं और पहाड़ों के बीच होने और नीचे ऑल्टीट्यूड पर उड़ने की वजह से उन्हें सही बची हुई डिस्टेंस का पता नहीं लगता। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बोलते हैं कि वो 1 मिनट में अपने निर्धारित मंजिल पर लैंड करेंगे, जबकि 11 मिनट यानी 60 से 70 किलोमीटर अभी भी बचे हुए होते हैं। क्योंकि प्लेन इतने नीचे उड़ रहा होता है, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उसकी पोजीशन नहीं दिख रही होती और वो पायलट की बातों पर ही निर्भर होते हैं। एटीसी प्लेन को 18,000 फीट से 11,500 फीट तक आने का निर्देश देता है। डिसेंट करते ही प्लेन में काफी टर्बुलेंस होने लगती है और पैसेंजर्स डर जाते हैं। प्लेन पहाड़ों के इतने करीब होता है कि वो भी हैरान हो जाते हैं। प्लेन 11,500 फीट पर होता है और पायलट्स को सामने 14,000 फीट ऊंचा एक पहाड़ दिखाई देता है। वो प्लेन को पर्वत के ऊपर से निकालने के लिए फुल पावर देकर पूरी कोशिश करते हैं, पर प्लेन क्रैश हो जाती है। प्लेन टुकड़ों में बट जाती है और लोग उड़ते हुए बाहर गिर रहे होते हैं। प्लेन के सामने का बचा हुआ हिस्सा, जिसे फ्यूजलाज कहते हैं, 11,700 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ पर जा रुकता है। 45 पैसेंजर्स में से सिर्फ 33 जिंदा बचे हुए होते हैं और मरने वालों में प्लेन के पायलट और क्रू भी होते हैं। इसमें से एक आदमी नैंडो परेडो, जो अपनी मां और बहन के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, वो कोमा में चला जाता है। अगर आपको लगता है कि इन 33 लोगों के लिए ये प्लेन क्रैश सबसे मुश्किल घड़ी थी, तो आप गलत हैं। मुश्किलों के पहाड़ की गाथा और इनकी असली सर्वाइवल स्टोरी अभी शुरू ही हुई थी। ठंड और क्रैश से हुए जख्मों से पहली रात को ही 5 लोग और अपनी जान गंवा बैठते हैं। बचे हुए 28 लोग प्लेन के टुकड़ों और सीट्स के साथ एक आश्रय यानी शेल्टर बनाते हैं। ठंड से बचने के लिए वो प्लेन के खुले हुए हिस्से को सामान, सीट और बर्फ से बंद कर देते हैं। पीने के पानी के लिए वो सीट के नीचे एल्यूमिनियम की शीट को बर्फ में एक फनल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे बर्फ पानी बनकर उसमें भरता रहे। पैरों को ठंड से बचाने के लिए सीट में रखे रुई को वो पैरों के नीचे रखकर जूते की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें प्लेन में एक ट्रांजिस्टर भी मिलता है, जिसे वो एक लंबा सा एंटेना लगाकर रेडियो की तरह इस्तेमाल करते हैं। खाने के लिए उनके पास कुछ चॉकलेट के पीसेस, थोड़ी जैम, बादाम, टॉफी और वाइन की कुछ बोतलें होती हैं। खाने को सख्त रूप से नियंत्रण कर बांटते हुए वो अपने दिन काटते हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ होता है, न पेड़, न पौधे, न जानवर। रात को तापमान -30 डिग्रीज तक पहुंच जाता है और वो इसी ठंड में कांपते हुए सोने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई प्लेन ऊपर उड़ता दिखता तो वो सिग्नल करने की कोशिश करते, पर सफेद बर्फ में प्लेन का सफेद रंग मिल जाता और कोई उन्हें देख नहीं पाता। परेडो 3 दिन बाद उठता है और उसे पता चलता है कि उसकी मां चल बसी है और उसकी बहन गंभीर रूप से जख्मी होती है। क्रैश को 1 हफ्ते हो चुके थे। खाने के साथ उनकी संकल्प शक्ति भी कम हो रही थी। 8वें दिन उन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि उनके लिए जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है, वो बंद कर दिया गया है। उसी दिन परेडो की बहन भी चल बसती है। अब 27 लोग बचे होते हैं। खाना खत्म होने के बाद बचे हुए लोग रुई, चमड़ा या बर्फ खाकर गुजारा कर रहे होते हैं।
पर ये बॉडी को सूट नहीं करती और वो बीमार होने लगते हैं। इतनी ठंड में सरवाइव करने के लिए बॉडी को गर्मी और एनर्जी चाहिए होती है और दूर दूर तक इसका कोई स्रोत उनके पास नहीं होता। विवश होकर वो एक दिल दहला देने वाला निर्णय लेते हैं। वो निर्णय लेते हैं कि वो मरे हुए लोगों के मांस को खाकर जिंदा रहेंगे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला कार्य करने के लिए रॉबर्टो कैनेसा नाम का एक शख्स एक शीशे का टुकड़ा लेकर एक मृत शरीर का मांस काटता है और खा जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो लोग किस परिस्थिति में होंगे जहां जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को काट कर खाना पड़े। इनमें से कई लोग धार्मिक होते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं, पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उन्हें विवश होकर मनुष्य का मांस खाना पड़ता है। फर्नांडो परेडो किसी को भी अपनी मां और बहन को खाने नहीं देता। आपको उनका यह निर्णय सही लगा या नहीं, मुझे चैट में कमेंट करके बताइए। शुरू के कुछ दिन तो वो मांस खा रहे होते हैं, पर जब उसकी भी कमी हो जाती है तो वो हार्ट, लिवर और ब्रेन भी खाने लग जाते हैं। मुश्किलों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रैश के 17 दिन के बाद आधी रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी एक एवलांच या हिमस्खलन, और सरल शब्दों में कहें तो पहाड़ों से गिरता हुआ बर्फ का ढेर तेजी से आता है और इन्हें बर्फ के नीचे दफन कर देता है। जैसे तैसे कुछ लोग बचते हैं, पर उस दिन 8 लोग और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब 27 में से सिर्फ 19 लोग बचे होते हैं। क्रैश के 1 महीने बाद 3 पैसेंजर सहायता ढूंढने के लिए एक अभियान पर निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें प्लेन के पीछे का हिस्सा मिलता है, जिसमें कुछ खाने की सामग्री, कुछ कपड़े, दवाइयां और एक रेडियो भी मिलता है। वो रेडियो का इस्तेमाल करके मदद मांगने का प्लान बनाते हैं और सब सामान लेकर वापस अपने बाकी दोस्तों के पास चले जाते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक कोशिश करने के बाद भी वो रेडियो से मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर पाते और उनका प्लान असफल हो जाता है। 2 महीने गुजर चुके थे। उनके जख्मों में इंफेक्शन होने की वजह से और 3 लोग मर जाते हैं। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। अब उनके पास 2 ही रास्ते बचे थे, मौत का इंतजार या मदद की खोज। 3 लोग, रॉबर्टो कैनेसा, नैंडो परेडो और एंटोनियो विजेंटिन, मदद ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि 3 दिन में वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर 4 दिन खत्म हो जाते हैं और दूर दूर तक सिर्फ सफेद चट्टानें दिखाई देती हैं। उनके खाने का सामान कम हो रहा होता है। एंटोनियो अपना सामान बाकी दोनों को देकर वापस क्रैश साइट पर चला जाता है और बाकी दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना कर और जटिल रास्तों से होते हुए 9 दिनों के बाद उन्हें एक नदी दिखती है, फिर कुछ जानवर और फिर नदी की दूसरी तरफ घोड़े पर सवार कुछ लोग। परेडो मदद के लिए चिल्लाता है, पर नदी की शोर में उसकी आवाज लुप्त हो जाती है। पर एक घुड़सवार उसे देख लेता है और इशारा करता है कि वो अगले दिन फिर आएगा। घुड़सवार अगले दिन फिर आता है और एक पेंसिल और नोटबुक साथ लाता है। एक रस्सी के जरिए वो इन्हें परेडो तक पहुंचा देता है। उसमें परेडो लिखता है कि वो यूरुग्वे से हैं और एक प्लेन से आ रहे हैं जो पहाड़ों में क्रैश हो चुका था। वो 10 दिन से चल रहे होते हैं और उनके 14 जख्मी दोस्त पहाड़ों पर हैं। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, बस कैसे भी करके जल्दी से उन्हें बचा लिया जाए। कैनेसा और परेडो को बचा लिया जाता है। जब चिली की एयरफोर्स को इनके बारे में पता चलता है तो वो 3 हेलीकॉप्टर द्वारा बाकी लोगों को भी बचाकर वापस ले आते हैं। 10 दिनों के अपने सफर में ये लोग 61 किलोमीटर पहाड़ पर चल चुके होते हैं। कैनेसा का वजन क्रैश के बाद से लेकर अभी तक 44 किलो कम हो चुका होता है। जब इन सर्वाइवर्स की कहानी देश विदेश में फैलती है तो इस चमत्कार के साथ उन पर खुद के दोस्तों का मांस खाने के लिए सवाल उठाए जाते हैं। पर सारी परिस्थितियों को देखते हुए लोग मान लेते हैं कि क्रैश के सर्वाइवर्स ने वही किया जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक था। 72 दिनों की कठोर पीड़ा के बाद बहादुरी और दृढ़ निश्चय की विजय होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।